अच्छा जनाब, पाकिस्तान जो है उसके अंदर आज इमरान खान साहब जो हैं उनको जो 2 केसेस थे मे 9 के राइट से रिलेटेड, उसके अंदर इनको राहत मिली है क्योंकि कोर्ट ने कहा कि हमको ये गिल्टी जो हैं वो नहीं नज़र आए इसके अंदर। जुडिशल मैजिस्ट्रेट उमर शब्बीर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इन इस्लामाबाद, उन्होंने अपना जजमेंट जो है वो दिया, जिसको कि चैलेंज किया था इन्होंने इमरान खान साहब ने। और ये केस जो था लिखा था शहजाद टाउन पुलिस स्टेशन के अंदर। तो मैजिस्ट्रेट ने इनकी जो प्ली थी वो अप्रूव की और उनको कहा जी कि आपको एक्विट किया जाता है। इससे पहले भी इनसफिशेंट जो एविडेंस थी उसके बिना पे जो 2 पहले भी केसेस थे वेंडलिज्म के मे 9 से रिलेटेड, उसमें भी इनको एक्विट किया गया था ऑन मे 15, फिर भी इनको जेल में ही रखा हुआ है। उस वक्त जो ये ऑर्डर था इशू किया था जुडिशल मैजिस्ट्रेट साहिब बिलाल ने, और ये भी जो 2 केसेस थे इसको भी चैलेंज किया था इमरान खान साहब, और ये केसेस जो थे खन्ना पुलिस स्टेशन इस्लामाबाद के अंदर लिखे गए थे। और अब जो इनके केसेस हैं लॉन्ग मार्च और वायलेटिंग आर्टिकल 144 के जो थे उनके ऊपर ये सुनवाई हो रही थी, और उसके ऊपर फिर आज जो हैं ये सामने सारे अब जो हैं वो वर्डिक्ट्स आए हैं। इमरान खान साहब जो हैं आज उनका फर्स्ट जो है कोर्ट रूम इंटरेक्शन हुआ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा के साथ। उन्होंने बड़ी कंप्लेंट्स की। उन्होंने कहा जी कि मुझे बिल्कुल जो है लीगल हेल्प नहीं मिल सक रही है, जेल अथॉरिटीज़ जो हैं वो मुझे लीगल टीम से मिलने नहीं देते हैं, मुझे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है, मुझे कोई मटीरियल्स नहीं देते, लाइब्रेरी नहीं मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें मैं केस कर सकता हूँ। ये 5 मेंबर बेंच है जिसने कि इंट्रा कोर्ट अपील के ऊपर रिज्यूम की थी आज हियरिंग। This was moved by the federal government against Supreme Court's September 15 majority judgment, जिसको कि स्ट्राइक डाउन किया था। और उसमें उन्होंने कहा था कि ये जो अमेंडमेंट्स हैं टू एंटी ग्राफ्ट लॉज इसको जो है वो ख़त्म करें। ये जो बेंच था दिस वाज हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा, जस्टिस अतर मिनल्ला, अमीनुद्दीन खान, जमाल मंदोखेल, हसन अख्तर रिजवी। और इनका जो डिसीजन था 4-1 रूलिंग आई थी नॉट टू स्ट्रीम प्रोसीडिंग्स लाइव, क्योंकि इनको बार बार कहा जा रहा था जी कि लाइव करें, लेकिन इन्होंने कहा जी कि लाइव करने से जो है वो जाहिर है कि हीट जनरेट होती है। लास्ट टाइम भी जो हियरिंग हुई थी खान साहब आए थे वीडियो लिंक के थ्रू, लेकिन उस वक्त इनको चांस नहीं मिला था बात करने का। अर्लियर दिस मंथ सुप्रीम कोर्ट जो थी उसने ऑर्डर दिया था फेडरल और पंजाब गवर्नमेंट को कि इनका अपीयरेंस जो है उसको फैसिलिटेट किया जाए थ्रू वीडियो लिंक इन द कोर्ट फ्रॉम अडयाला जेल। May 14 की जो हियरिंग हुई थी वो तो वैसे लाइव ब्रॉडकास्ट की गई थी, लेकिन जो उससे पहले की थी वो नहीं थी। और आज भी उन्होंने कहा कि नहीं अब इसको इंटरनल मामलात रहने दें, क्योंकि फिर वो लोग जो हैं उनको देखते हैं इमरान खान को और फिर उनको गुस्सा आता है, और ज़ाहिर है फिर वो जो उनके इमोशंस हैं वो ज़रा धचका खाते हैं। तो इसलिए इमरान खान साहब का आज एक बहुत ही मेजर इंटरव्यू है वो सामने आया है। ये इन्होंने दिया है ZTO को, जो मेहदी हसन है जर्नलिस्ट बहुत फेमस, उनको। और इससे पहले कि वो इंटरव्यू देते उसके ऊपर स्कैंडल्स बड़े आगे। PMLN की जो MP हैं हिना परवेज़ भट्ट साहिबा, उन्होंने कहा जी कि जो मेहदी हसन साहब हैं इन्होंने पैसे लिए हैं इमरान खान का ये इंटरव्यू लेने के लिए और उसको पब्लिश करने के लिए, क्योंकि उस आर्टिकल के ऊपर लिखा हुआ था पेड आर्टिकल। तो मोहतरमा को फिर बाद में जो मेहदी हसन भी हंसता होगा कि किस तरह के ये लोग हैं पाकिस्तान में अनपढ़ जाहिल। बहरहाल जी मेहदी हसन को सामने आके क्लैरिफाई करना पड़ा। उसने कहा जी जो ये आर्टिकल के ऊपर पेड आर्टिकल लिखा हुआ है वो पेड सब्सक्रिप्शन यूजर्स के लिए है, कि अगर आप पैसे देंगे तो मेरा आप ये आर्टिकल इमरान खान के साथ पढ़ सकेंगे, वरना आप नहीं पढ़ सकेंगे। कोई पैसे नहीं मुझे उसने इमरान खान ने। बहरहाल माशाल्लाह इतने इंटेलिजेंट होंगे। अच्छा जी, ये जो इन्होंने इंटरव्यू दिया है उसमें मेहदी हसन ने इनसे पूछा कि भाई आपकी जो टेन्योर था 3 साल का उसकी में आपकी सबसे बड़ी गलती क्या थी। उन्होंने कहा मेरी सबसे बड़ी गलती जनरल बाजवा के ऊपर जो है वो ट्रस्ट करना था, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली जो है झूठ बोल रहे थे, एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट कर रहे थे और जो है मेरे बारे में गलत अफवाहें जो हैं वो फैला रहे थे। ये इंटरव्यू जो है ये आमने सामने नहीं हो सका। मेहदी हसन साहब जो हैं वो आमने सामने का मांग रहे थे, लेकिन जेल अथॉरिटीज़ ने इजाज़त नहीं दी। तो उसने एक क्वेश्चनियर लिख के भेजा था इमरान खान साहब को, जिसके के ऊपर सारे फिर जवाब उन्होंने लिखे। लेकिन जब मेहदी हसन ने कहा कि इसके ऊपर काउंटर क्वेश्चंस हैं, तो काउंटर क्वेश्चंस फिर उसको नहीं करने दिए गए। उसको कहा जो तुम्हें मिल गया बस इसी के ऊपर जो है आप अफाका करें, अब आप जो है इस पर आप खुशी करें। इन्होंने कहा जी कि इनसे जब पूछा गया कि आपकी
इम्प्रिजनमेंट के अंदर किसका हाथ है। तो इमरान खान साहब ने कहा मुझे 1% भी शक नहीं है कि मेरा ये जो सारे का सारा इम्प्रिजनमेंट, ये सारी जो ऑर्डील है, इसको ऑर्केस्ट्रेट किया है जनरल बाजवा ने, और वो ही रिस्पॉन्सिबल हैं। बड़ा मेथोडिकली उन्होंने प्लान किया और एग्जीक्यूट किया है ये प्लान, और उसके अंदर झूठ बोला है ये सारी स्कीम जो बनाई थी, और उसमें बहुत सारी जो नेशनल और इंटरनेशनल केओस जो है इन्होंने पैदा करने की कोशिश की है। 2019 में खान साहब जो हैं उन्होंने खुद ही इनकी एक्सटेंशन जो है वो 3 साल के लिए अप्रूव की थी बाजवा साहब की। अभी हालांकि सिर्फ 3 महीने रह गए थे उनके रिटायर होने में, तो इसी सिलसिले का वो क्वेश्चन जो था मेहदी हसन कर रहे थे इनसे। 2022 के भी एक इंटरव्यू में उन्होंने इसी तरह की बातें की थी कि बाजवा साहब जो हैं वो समझ नहीं सके कि वो डेमोक्रेसी को और पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं अपने इन एक्शंस की वजह से। तो ये बात इन्होंने यहाँ पे भी दोहराई। इनसे जब पूछा गया कि जी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी का आप समझते हैं कि उन्होंने आपको रिमूव किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे बिल्कुल लगता है कि जनरल बाजवा ने सिंगल हैंडेडली झूठ मेरे बारे में फैला के, और वो झूठ जो है यूएसए जैसे कंट्रीज को भी बताया कि मैं बड़ा एंटी अमेरिकन हूं, मैं उनके खिलाफ हूं, मैं उनके इंटरेस्ट का ख्याल नहीं रखूंगा, और मेरे जो टाइज हैं ना सिर्फ अमेरिका बल्कि और लोगों के साथ भी किए खराब, सिर्फ अपने पर्सनल ग्रीड के लिए कि वो जो है अपनी जो है दुकान चमका सकता। और उन्होंने कहा जी कि मैंने जब से पॉलिटिक्स की है मैं हमेशा रूल ऑफ लॉ के लिए मैंने बात की है। अगर यहाँ पे जो है वो जस्टिस लोगों को दी जाती इक्वली तो फिर मेरे जैसे बंदे को पॉलिटिक्स में आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इनसे एक सवाल किया गया कि आपके ताल्लुकात जो हैं आपके टेन्योर में आपने सबसे ख़राब कर लिए, ये भी सऊदी अरेबिया से भी, दूसरे अरब कंट्री से भी। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे तो अभी गवर्नमेंट जाने के बाद भी सबके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और जो है मैं तो किसी के अगेंस्ट भी नहीं हूँ, ना तो जैसे कि आपने कहा कि पाकिस्तानी जनरल्स और पॉलिटिशियंस, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मेरी किसी के साथ लड़ाई नहीं है, खासतौर पे सऊदी अरेबिया और अरब कंट्रीज़ के साथ बिल्कुल भी नहीं है। और वो कहते हैं, उन्होंने कहा जी कि बाजवा ने ये जो पॉइजन फैलाया है ये बस अभी के लिए तो सारे लोग उसको बाय कर रहे हैं, लेकिन ये लास्ट नहीं करेगा। और उसकी वजह ये होती है कि उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के अंदर एक जो स्टेबलाइजिंग फोर्स है वो सिर्फ मिलिट्री की होती है, और जब मिलिट्री का चीफ कोई झूठा नैरेटिव बयान करेगा तो फिर लोग जो हैं मेरे हक में कैसे बोलेंगे। उनको लगेगा कि अगर ये मिलिट्री वाला ऐसे इनका जनरल बोल रहा है तो इसका मतलब है इसमें कुछ तो सच होएगा, लेकिन ये सच नहीं है। इसीलिए मैं दुनिया को कहता हूं कि डेमोक्रेसी जो है इस मुल्क में, और जो 250 मिलियन पाकिस्तानीज हैं उनके लिए आवाज़ आप उठाएं जो उनके साथ किया जा रहा है, और जिस तरह से ये ब्रॉड डे लाइट में इलेक्शंस को चोरी किया गया है फरवरी 8 के। तो ये आज बड़ा इंटरेस्टिंग जी इनका इंटरव्यू था, और माशाल्लाह से हिना परवेज़ भट्ट ने इसको रोलर कोस्टर जो में डाल के बाहर फेंकने की कोशिश की, लेकिन फेंका नहीं जा सका। अच्छा जनाब, एक उस्ताद है, यानी कि आप सोचें कि उस्ताद का क्या रोल होता है। उस्ताद का काम है तालीम देना, लेकिन वो दर्सगाह, वो तालीम का प्लेस जहाँ पे कि तालीम दी जा रही है, उसके लिए अगर एक उस्ताद बोले कि इसको जला दो तो कैसा है। बहरहाल जी ऐसा ही हुआ है। केपी का जो नॉर्थ वजीरिस्तान का एक इलाका है, वहाँ पे जो एक गर्ल्स स्कूल है उसको जलाने के लिए एक टीचर ने जो है वो बोला। ये गोल्डन एरो गर्ल्स मिडिल स्कूल था शाखिकमर विलेज के अंदर, रजमक तहसील के अंदर, और एक पुलिस ने सस्पेक्ट किया है कि ये टीचर इन्वॉल्व था जिसने लोगों को कहा कि मई 25 को इसको आग लगा दी जाए। 4 मास्क्ड आर्म्ड मैन जो थे वो स्कूल के अंदर आए थे और उन्होंने क्लासें जलानी शुरू कर दी थी, स्टूडेंट्स को हैरेस किया था, फर्नीचर, सीलिंग, कंप्यूटर्स, बुक्स, अदर इक्विपमेंट सबको जला के राख कर दिया। इस स्कूल के अंदर 400 के करीब बच्चियां जो हैं वो पढ़ती थी। लोकल जो लोग हैं उन्होंने बड़ा ही इसके ऊपर अफसोस का इजहार किया है, और फेडरल गवर्नमेंट को कहा है कि फ़ौरन यहाँ पे एजुकेशन की एक्टिविटीज़ जो है रिस्टोर की जाए और इस स्कूल को जो है फिर से रनिंग कंडीशन में किया जाए। एनर्जी मिनिस्टर जो हैं अवैस लगारी, उन्होंने आज कहा है कि पावर आउटरेज जो है वो कंटिन्यू रहेगी जो लॉस मेकिंग फीडर्स हैं उनके ऊपर पाकिस्तान में। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे इस्लामाबाद के अंदर, और उन्होंने कहा जी कि ये जो डायरेक्ट जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, डिस्कोस जिनको बोलते हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मिनिमम लोड शेडिंग की तरफ हम जा रहे हैं, और मैंने इनको कहा है कि मुझे रोज़ाना की बेसिस पे आप डिटेल्स देंगे डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर, क्योंकि आपको पता ही है कि बेताशा गर्मी भी हो रही है पाकिस्तान में और लोड शेडिंग भी अब लंबी से लंबी होती जा रही है। तो उस सिलसिले में बात कर रहे थे, क्योंकि लोग हैरान हो रहे थे कि अगर सोलर एनर्जी की तरफ भी जाया जा रहा है और जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए गए हैं, तो फिर ये लोड शेडिंग क्यों अब हो रही है, वरना होनी नहीं चाहिए। तो अवैस लगारी ने आज इसके ऊपर कहा है कि ये जो हाई लॉस फीडर्स हैं और टेक्निकल फॉल्ट्स हैं और ये जो खास तौर पे बिजली की चोरी की जाती है उसकी वजह से जो है ये बहुत मुश्किल आती है, लेकिन हम आप सिस्टम को रीवैम्प करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त शॉर्टफॉल जो है
4232 मेगावाट है कंट्री के अंदर, और 150 लॉस मेकिंग फीडर्स जो हैं पंजाब में है, 700 सिंध में है, 350 केपी 80 बलूचिस्तान के अंदर हैं, और इनको ओवरऑल करने की ज़रूरत है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बड़ी कैपेसिटी है कि ये बेतहाशा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट कर सकते हैं, और मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगा कि हम आपकी डिमांड जो है समर की पूरी करेंगे और आने वाले सालों में भी पूरी करेंगे। तो भाईजान अगर कैपेसिटी है तो फिर उस कैपेसिटी को ज़रा थोड़ा तेज़ कर दें आप। कैपेसिटी तो अल्लाह का शुक्र है इस मुल्क में हर चीज़ की है, लेकिन अब उस पर काम नहीं कर रहे तो क्या कर सकते हैं। ISPR की आज एक जनाब प्रेस रिलीज आई है, और इसके मुताबिक जो बहुत सारे कॉर्प कमांडर्स जो थे अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर, वो आज जनरल हेडक्वार्टर्स में जमा हुए थे। इनकी 83rd फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी, जिसके के अंदर उन्होंने क्या कहा कि जी जो May 9 में जो राइट्स हुए हैं उसके जो लोग उसमें शामिल थे उनको बिल्कुल छोड़ा नहीं जाएगा। ये लोग जो हैं ये डिजिटल टेररिज्म के अंदर जो है इन्वॉल्व हैं, और इनको जो है ये फॉरेन इनके जो कोहर्ट्स हैं वो इनके जो है फाइनेंसिंग कर रहे हैं, जिसकी की वजह से ये नेशनल और स्टेट इंस्टीट्यूशन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, मुल्क के अंदर होपलेसनेस फैला रहे हैं, लेकिन हम ऐसा करने नहीं देंगे इनको। और जो कौमी अदारे हैं उनके बीच और लोगों के बीच में लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारे का सारा प्रोपेगेंडा है, फेक न्यूज़ है, और लोगों को इसके बारे में पता है, और मिलिटरी जो है ऐसा नहीं करने देगी। अच्छा जी, तुसी कौन हो भाई, तुसी अपने घर बैठो भाईजान। बहरहाल जी इन्होंने ये कहा। और जनाब आज बहुत दिनों के बाद हिंदुस्तान के जो हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी, माशाल्लाह 92 ईयर्स उनकी एज है, लेकिन बड़े ठीक लगते हैं अभी भी। उन्होंने आज जनाब मोदी जी के ऊपर जो है बेतहाशा क्रिटिसिज्म किया। बस सारा वक्त से वो खामोश बैठे हुए थे, लेकिन उन्होंने कहा जी कि जिस तरह की विशस हेट स्पीचेस मोदी जी ने जो है वो की हैं, और जिस तरह से पंजाब के लोगों के अगेंस्ट वो बोले हैं, इससे ज्यादा कभी कोई प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान का ज्यादा नीचे नहीं गिरा जितने ये गिर गए हैं, और जितना पीएमओ का स्टैंडर्ड इन्होंने जो है वो गिरा दिया है। मनमोहन सिंह ने कहा जी कि मोदी जी जब पहली दफा आए थे तो हमें लग रहा था कि ये डिग्निफाइड तरीके से चलेंगे, लेकिन ये पहले प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया की हिस्ट्री में जिन्होंने के जो है इतना लो लेवल जो है अब क्रिएट कर दिया है। एक हेटफुल अनपार्लियामेंट्री कोर्स जो लैंग्वेज है वो ये यूज करते हैं, और एक स्पेशल सेगमेंट को और ऑपोजिशन जो है उसको कॉन्स्टेंटली ये टारगेट करते हैं। उन्होंने कहा जी कि ये इंतहाई झूठी स्टेटमेंट्स मेरे बारे में भी फैला रहे हैं कि मैं भी जो था एक कम्युनिटी को सिंगल आउट करता था। मेरी पूरी की पूरी लाइफ में एक भी कोई ऐसा सेंटेंस नहीं है जिसमें मैंने किसी एक कम्युनिटी को अलहदा करके उसके खिलाफ हेट स्पीच करने की कोशिश की। हेट स्पीचेस देने का जो सोल कॉपीराइट है वो सिर्फ बीजेपी के पास है। और उन्होंने कहा जी कि अब आपके पास जो है ये जो फाइनल फेज में अब शुरू हो गया इंडिया का इलेक्शन, आपके पास चांस है कि आप डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन को इस मुल्क में बचा सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही डेस्पोटिक रजीम थी जो कि बीजेपी वाले चला रहे थे, एंड दे हैड अनलीश्ड डिक्टेटरशिप इन इंडिया। बहुत सख्त आज लफ्ज यूज किए हैं मनमोहन सिंह साहब ने। उन्होंने कहा ये तो डिक्टेटरशिप इन्होंने चलाई हुई थी इस मुल्क के अंदर, डेस्पोटिक रजीम ये चला रहे थे, और कोई इन्होंने जो है हरबा छोड़ा नहीं है। वो कहते हैं जी दे टर्न नो स्टोन अनटर्न्ड इन कैस्टिगेटिंग, के मतलब है बुरा नाम दें पंजाबी, पंजाबीज एंड पंजाब एंड पंजाबियत, इसको बुरा नाम देने के लिए पिछले 10 साल में इन्होंने वो कहते हैं ना एड़ी चोटी का जोर लगाया है। इसके अलावा उन्होंने मनमोहन सिंह साहब ने कहा कि 750 फार्मर्स जो कि मोस्टली पंजाब से थे वो उस वक्त मर गए जब वो दिल्ली के बॉर्डर पे सिर्फ अपनी मांगे जो है वो मांगने के लिए बैठे हुए थे। एज इफ उन्होंने कहा लाठीज एंड रबर बुलेट्स वर नॉट इनफ, के जो मोदी जी जो हैं उन्होंने उनको जो है बुरे नाम भी देने शुरू कर दिए, जैसे कि जी ये तो एजिटेटर्स हैं और ये तो पैरासाइट्स हैं जो आए हुए हैं पंजाब से। इसके अलावा उन्होंने मोदी जी की जो अग्निपथ स्कीम है सोल्जर्स के अगेंस्ट, उसको बड़ा ही डेंजरस कहा फॉर नेशनल सिक्योरिटी, और अग्निवीर स्कीम जो है उसको इन्होंने इल कंसीव्ड किया। उन्होंने कहा जी कि इससे आप पता चला सकते हैं कि कितना इनके अंदर फेक नेशनलिज्म है। उन्होंने कंपेयर किया फिर यूपीए की गवर्नमेंट को एनडीए की गवर्नमेंट के साथ, और उन्होंने कहा जी कि ये जो इनकी गवर्नमेंट है उसमें इकोनॉमी का बेतहाशा बुरा हाल है, चाहे डीमोनेटाइजेशन थी, चाहे फ्लॉड जीएसटी था, चाहे कि इनकी मिसमैनेजमेंट थी पेंडेमिक के बीच में। जीडीपी ग्रोथ जो है 6% से भी नीचे है, और ये झूठ बोल रहे हैं कि ये ऊपर 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 जा रही है। तो एनडीए की आप जो है ये देख लें। वो कहते हैं जी कि जिस वक्त यूपीए का टेन्योर था, यानी कि इनका टेन्योर था कांग्रेस वालों का, उस वक्त इंडिया की ग्रोथ 8% थी। इस वक्त बेतहाशा अनएम्प्लॉयमेंट है, बेतहाशा इन्फ्लेशन है, और ये
अमीर और गरीब का जो इनइक्वालिटी का गैप है वो बढ़ता चला जा रहा है, एंड विच इज 100-year हाई नाउ इन इंडिया। और उन्होंने कहा जी कि मैं बस हाथ जोड़ के आपसे अपील करता हूं कि आप सब लोग लव, पीस, फ्रेटर्निटी और हार्मनी से इस हिंदुस्तान के अंदर रहें और पंजाब की प्रोग्रेस के लिए काम करें। ते जनाब आज बड़ा इन्होंने लताड़िया। और जनाब एक सर्वे आया है प्राजाता अंतरा की तरफ से, फाउंडेशन जो है ये एक हिंदुस्तान की, इसने किया है, और इसमें इन्होंने फाइंड आउट किया है कि 1 in 4 बीजेपी एंड कांग्रेस कैंडिडेट्स जो कि कंटेस्ट कर रहे हैं अभी 2024 का लोकसभा का इलेक्शन, ये फैमिली लेगेसी जो है यानी कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो है ये आगे लेके चल रहे हैं। ये जो दोनों बड़ी पार्टियां हैं बीजेपी और कांग्रेस, इन्होंने तकरीबन 768 कैंडिडेट्स जो हैं वो फील्ड किए हैं, जिसमें कि 209 जो है वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को आगे लेके चल रहे हैं, और इनमें से बहुत सारे तो ऐसे भी हैं जो कि सेकंड जनरेशन पॉलिटिशियंस हैं। बीजेपी जो है जो अक्सर अपने राइवल्स को बड़ा क्रिटिसाइज करती है कि ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स चला रहे हैं, 442 कैंडिडेट्स जो इन्होंने फील्ड किए हैं उसके अंदर से 110 यानी कि 24.88% जो हैं वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के साथ हैं, यानी कि पॉलिटिकल लेगेसी वो जो है अपनी चला रहे हैं। 69 इसमें से जो हैं सेकंड जनरेशन पॉलिटिशियंस हैं। ये रेशो कांग्रेस के कैंडिडेट्स के लिए 30.36 है। जो 326 कैंडिडेट्स इन्होंने फील्ड किए हैं उसमें से 99 की पॉलिटिकल लेगेसी है। और हैरत की बात तो यह है कि राहुल गांधी जी तो अब 4th जनरेशन जो है पॉलिटिशियन है हिंदुस्तान में। इसके ऊपर बात करते हुए प्राजाता अंतरा फाउंडेशन जो है उसने कहा कि चूंकि बहुत अरसे से हिंदुस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ फ्यू हैंड्स के अंदर है, तो इसलिए इसने जो है बहुत ज्यादा मीडियोकर कर दिया है पॉलिटिकल फील्ड को। मीडियोक्रेसी के ऊपर अब ये स्टैंड करती है, क्योंकि नॉन डायनेस्टिक बैकग्राउंड्स के जो लोग हैं चाहे जितने मर्जी भी क्वालिफाइड क्यों ना होए, उनको ओवरलुक किया जाता है और उनको सामने नहीं लाया जाता। भाईजान तो पाकिस्तान वाली स्टोरी चल रही है, ये कट पेस्ट कर रहे हैं इंडिया वाले, नकल मार रहे हैं हमारी, हैं क्या बात है नकल कितने सालों पहले से। हाँ देखो जरा ये अब कर रहे हैं, बड़े अफसोस की बात है। पाइन क्या हो गया आपको है? अच्छा जनाब मनोज बाजपेयी साहब जो है उनका एक इंटरव्यू सामने आया जिसमें कि उनसे इंटरव्यूअर ने पूछा कि बॉलीवुड के अंदर बेतहाशा सब्सटेंस अब्यूज है और बड़ी डिवोर्सेस हैं। उसके ऊपर तो बाजपेयी साहब भड़क गए। वो कहते हैं जी मैं, मेरे दोस्त, मेरे को स्टार्स कोई भी इन चीज़ों के अंदर शामिल नहीं है। 95% जो है बड़े पैशनेट और सिंसियर लोग हैं, फिल्मों के साथ काम करना चाहते हैं। इसी तरह पैशनेट और सिंसियर अपनी फैमिलियों के साथ भी हैं, इंडस्ट्री के साथ भी हैं। लेकिन इंडस्ट्री जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती है। अगर आप 30 हजारी कोर्ट के अंदर जाएं तो वहां पे बेतहाशा डिवोर्सेस के केसेस की लाइन लगी हुई है। तो आप रियलाइज करते हैं कि अब ये मैरिज जैसे बंधन जो है उसमें ज्यादा लोग बंधे नहीं रहना चाहते। हमने इस मुल्क में बढ़ावा दिया न्यूक्लियर फैमिलीज को, उसके बेनिफिट्स भी थे, लेकिन अब उसके नुकसान भी नजर हमें आ रहे हैं। अगर आप बाकी सोसाइटी को इंडस्ट्री के साथ देखें यानी कि बॉलीवुड के साथ देखें तो आपको पता चलेगा कि बॉलीवुड के अंदर बहुत कम डिवोर्सेस हैं। यहाँ पे बड़े ओपन माइंडेड लोग हैं और बड़े, जो कि बड़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि क्रिएटिविटी के लिए ओपन माइंड आपको चाहिए। तो बहुत ही कम सब्सटेंस अब्यूज भी है और बहुत ही कम डिवोर्सेस भी हैं। ये कहना था मनोज बाजपेयी साहब का। और जनाब सलमान खान साहब के ऊपर आखिर आ ही गई एक और कंट्रोवर्सी। उन्होंने कहा जी कि बड़ा सलमान खान कहता है ऑन स्क्रीन किसिंग मुझे नहीं करनी, लेकिन किया तो इन्होंने था, लेकिन वो नादानों को पता नहीं चला कि वो एंगल कुछ गलत था। इन्होंने हमेशा से कहा कि मैं ऑन स्क्रीन, हालांकि इनकी जब जो फिल्में भी होती हैं जो अपनी एक्ट्रेसेस के साथ भी काम कर रहे होते हैं, कभी अपने इंटीमेट सीन्स जो हैं ये रिवील नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि 1996 की एक फिल्म जिसमें कि करिश्मा कपूर थी इनके साथ, वो जो भी सामने आई है उसमें शायद इन्होंने अपनी किसिंग पॉलिसी जो है ऑन स्क्रीन वो शायद चेंज की थी। लेकिन लग ये रहा है कि वो जो है करिश्मा कपूर, उसकी अगर आप गर्दन देखें और उसका मुंह देखें तो वो सीधा नहीं है, उसने टर्न किया हुआ है और सलमान खान उसके चीक्स या उसके चिन के ऊपर आप कह सकते हैं उसको किस दे रहा है। तो इसलिए सल्लू भाई अपनी पॉलिसी के ऊपर कायम और दायम है। ठीक है जी, ऐसे। और जनाब लोग बड़े जो हैं, अगर आप ट्विटर पे ट्रेंड देखें कल से तो बड़ी दुनिया पागल हुई है क्योंकि ब्रैड पिट और जॉर्ज क्लूनी फिर से जो हैं आ रहे हैं। जॉन वॉट्स की जो अपकमिंग एक्शन कॉमेडी है वुल्फ्स, उसके अंदर 16 साल के बाद ये दोनों फिर से नजर आएंगे। इसका ट्रेलर जो था कल लॉन्च किया गया था 2 मिनट्स और 43 सेकंड्स का, जिसमें कि देखा जा रहा है कि ये जो दो लोन वुल्फ्स हैं ये फिक्सर्स हैं और ये
एक जो किलर है उसकी तलाश में है। एक औरत देखी जा रही है जो कि कॉल करती है एक फिक्सर के लिए, एक मर्डर जो हो जाता है इलाके में, और उसके बाद गलती से दो लोग वहां पे उस जगह पे भेजे जाते हैं, और वो दो लोग जॉर्ज क्लूनी और ब्रैड पिट हैं। अब ये दोनों तो, इनकी तो आदत है, ये दोनों अकेले काम करते हैं, आई मीन अकॉर्डिंग टू द ट्रेलर। तो इनके बीच में बड़ी वो लड़ाई झगड़ा होता है, फिर इनको लगता है कि कोई चॉइस नहीं है तो चलो मिल के काम करते हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म होने वाली है। लोगों ने इसके ऊपर कहा कि ओशंस फ्रेंचाइज मीट्स बुलेट ट्रेन, वी आर वेटिंग फॉर दिस स्टनिंग मूवी। और ब्रैड पिट और जॉर्ज क्लूनी प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसको डायरेक्ट कर रहे हैं फिल्म को अंडर प्लान बी प्रोडक्शंस एंड स्मोक हाउस पिक्चर बैनर्स। एप्पल जो है वो भी इस प्रोडक्शन के अंदर शामिल है, सोनी पिक्चर्स इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। तो लोग जो हैं बड़े एक्साइटेड हैं। और जनाब, जो इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला है जून 9 को, उसके अंदर बड़े टेररिज्म के जो हैं वो थ्रेट्स आ गए हैं। टेररिस्ट ग्रुप जो है उसने बड़ा थ्रेटन किया है न्यूयॉर्क सिटी को, और आपको पता ही है कि इंडिया न्यूयॉर्क में 4 और पाकिस्तान 2 मैचेस खेलेगा। न्यूयॉर्क के जो गवर्नर हैं कैथी होचुल, उन्होंने कहा कि नो, वी आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन इट, वी आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन। और मैचेस जो हैं वो तो वैसे स्टार्ट हो रहे हैं जून 1 से, और जो है वो कह रहे हैं कि लोकल जो रेजिडेंट्स, जो विजिटर्स हैं, उनके ऊपर हम नसू, ये जो काउंटी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा हमने सिक्योरिटी बढ़ा दी, और फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट की अब आपको काफ़ी यहाँ पे जो है नफरी नज़र आएगी। पाकिस्तान के टेस्ट कोच जो हैं जेसन गिल्सबी, उन्होंने आज एडवाइस किया है T20 नेशनल टीम को कि बिल्कुल अग्रेसिव होके T20 वर्ल्ड कप में यूएसए में और वेस्ट इंडीज में खेलो, बिकॉज यू हैव नथिंग टू लूज। आपके पास बेतहाशा टैलेंट है और आपकी बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज रही हैं, और आपको डरने की कुछ जरूरत नहीं है। पीसीबी ने अपॉइंट किया था फॉर्मर साउथ अफ्रीकन टॉप ऑर्डर बैटर गैरी कर्स्टन और फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर जेसन गिल्सबी को लास्ट मंथ एज हेड कोचेज और पाकिस्तान व्हाइट एंड रेड बॉल्स, और ये अब अपना रोल टेकअप करेंगे फॉर टेस्ट चैंपियनशिप फिक्सचर्स बांग्लादेश में जो के खिलाफ जो होंगे पाकिस्तान में अगस्त में, और टेस्ट जो होएगा पाकिस्तान में इंग्लैंड के खिलाफ अक्टूबर में, और फिर साउथ अफ्रीका की जो होगी अवे सीरीज होएगी इन दिसंबर 2024-25। तो उन्होंने कहा जी कि T20 के अंदर बहुत सारे की मोमेंट्स आते हैं, और पाकिस्तान के पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो वो उन की मोमेंट्स को पकड़ सकते हैं। बैटिंग के अंदर भी आपको वो की मोमेंट पकड़ना पड़ेगा, और बॉलिंग में भी। और एक आपने अच्छा ओवर कर लिया इन बैटिंग या के बॉलिंग, तो बस फिर आपकी जो है किश्ती निकल पड़ती है, होल गेम जो है वो चेंज हो जाती है। तो उन्होंने कहा जी कि मुझे पाकिस्तान की टीम बड़ी अच्छी लग रही है, उन्होंने बड़ी अच्छी प्रेपरेशन और प्लानिंग की है, और मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ बाबर एंड को देखने के लिए इसके अंदर। ऑलराउंडर शादाब खान साहब जो हैं, ही हैज बिकम द 4th पाकिस्तानी क्रिकेटर टू प्ले 100 T20 मैचेस इन 4th T20 against England at Oval today. और ही हैज़ एंटर्ड द एलीट लिस्ट ऑफ पाक प्लेयर्स शोएब मलिक, मोहम्मद हफीज़, बाबर आजम। मलिक जो है वो अपीयर हुए थे 123 गेम्स में, बाबर और हफीज़ 119 गेम्स के अंदर। इससे पहले जो है शादाब ने 107 विकेट्स ली थी, और ये भी जो एक रिकॉर्ड है विच इज़ मोस्ट बाय पाक बॉलर इन T20। इन 48 इनिंग्स इसने स्कोर भी किया है 625 रन। इसके अलावा बाबर आजम जो है, ही हैज़ बिकम द सेकंड बैटर टू स्कोर 4000 T20 रन्स। इसी के अंदर ये जो मैच इंग्लैंड के खिलाफ हो रहा था 4th T20 एट द ओवल, और ये इससे पहले जो है जो फीट जो थी वो विराट कोहली के पास थी। ही हैज़ मेड 4037 रन्स इन T20। इंग्लैंड का जो है, जो आज का मैच था पाकिस्तान के साथ, वो चौथा T20, वो भी उसने 7 विकेट से जीता है। पाकिस्तान ने बनाए थे 157 और इंग्लैंड ने बनाए थे 158 फॉर 3। तो बहरहाल कुछ अच्छी खबरें, कुछ बस वही खटी मीठी हमारी खबरें। और जनाब, पाकिस्तान की एक और बहुत बड़ी खबर, जो ऑस्ट्रेलिया की टीम आई हुई है खेलने के लिए यहाँ पे वॉलीबॉल पाकिस्तान से, लियाकत जिम्नेजियम पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में, उसको फिर से आज पाकिस्तान ने 3-0 से हराया। और जो है ये सरसब्ज वॉलीबॉल सीरीज़ जो हो रही है उसमें ये दूसरा मैच भी इन्होंने जीता। इससे पहले ओपनर भी जीता था। पाकिस्तान ने पहला सेट जीता 26-24 से, सेकेंड 25-19 से। और अब जब तीसरे मैच की, जो कि अभी ज़रा देर से था, उसकी कोई डिटेल्स आएंगी तो कल हम आपको दे सकते हैं। एंड जनाब, एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज़ अगेन, गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान अनवेल करने जा रहा है पाकिस्तान फुटबॉल लीग ऑन June 4, और इसके लिए इन्होंने इनवाइट किया है स्पेनिश जायंट्स क्लब जो है एल्टिको डी मैड्रिड को टू अटेंड द लॉन्च।
एल्टिको डी मैड्रिड जो था उसने पाकिस्तान को विजिट किया था बिटवीन 2016 एंड 2020, जब ये पहली दफ़ा इंटरनेशनल एकेडमी लाहौर में बनाई गई थी, और इसको जो था इन्होंने एक्सपेंशन का जो था वो कहा था कि हम इंटरनेशनली अब एक्सपैंड कर रहे हैं। एल्टिको जो है उसकी एकेडमी के जो उनके जो मैनेजर हैं ओडोल्फो गुरेरो गंथर, उन्होंने कहा जी कि हम बड़े थ्रिल्ड हैं कि एकेडमी ने हमको इनवाइट किया एंड वी आर थ्रिल्ड टू बी बैक इन, वी आर एक्साइटेड टू बी बैक इन पाकिस्तान। पाकिस्तान एक ह्यूज मार्केट है, वहाँ पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्योंकि बेतहाशा पाकिस्तान में टैलेंट है, तो हम ये अपना जो फुटबॉल का टैलेंट है एकेडमी प्रोग्राम्स के थ्रू डेवलप करना चाहते हैं। इन्होंने कहा जी कि हम पाकिस्तान अब टूर कर रहे हैं बिटवीन जून 3 to 5, और सबसे पहले तो ये जाएंगे इस्लामाबाद और फिर अपना टूर जो है वो एंड करेंगे कराची में। इसके साथ साथ जब कराची में होंगे तो जनाब क्या बात है, क्या बात है हमारे बच्चों की। कराची में जब ये होंगे तो दे विल विजिट ककड़ी फुटबॉल स्टेडियम इन लियारी। तो लियारी भी जनाब ये जो हैं जाएंगे और वहाँ पे बस वही है, हमारे जो गली बॉयज़ हैं ना, गली बॉयज़ में भी बड़ा टैलेंट है, तो ये गली बॉयज़ जो है स्काउट करेंगे। तो ये जनाब हमारी खबरें आज की।